दोस्तों नमस्कार। आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक यह है कि एक होती है राज्यसभा जिसे बोलते हैं उच्च सदन, दूसरा होता है लोकसभा जिसे बोलते हैं निम्न सदन। अब समस्या यह है कि राज्यसभा को कम अधिकार प्राप्त है जबकि यह उच्च सदन है, और लोकसभा को ज्यादा अधिकार प्राप्त है जबकि यह निम्न सदन है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले देखते हैं वो कौन से अधिकार हैं जो लोकसभा को प्राप्त हैं और उसमें राज्यसभा उसकी बराबरी नहीं कर पाती है। तो देखिए, जैसे कोई विधेयक लाना है तो विधेयक लाने के लिए क्या होता है कि पहले वो लोकसभा में पारित होता है, इसके बाद वो राज्यसभा में जाता है और इसके बाद उसमें राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं। इस तरह से विधेयक बन जाता है। लेकिन यदि दोनों में आपस में विवाद है तो होता क्या है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। क्या किया जाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अब संयुक्त अधिवेशन के बाद होता क्या है कि बहुमत से कोई भी प्रस्ताव पारित होता है। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है ज़्यादा, तो होता क्या है कि राज्यसभा की बात वहाँ पर अच्छी तरह से नहीं रखी जाती है और जो लोकसभा चाहती है वही फैसला हो जाता है। और इस प्रकार से विधेयक जब बनता है तो वो लोकसभा के अकॉर्डिंग ही बनता है। अब दूसरी चीज जान लेते हैं जो लोकसभा में ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं। जैसे पैसा से संबंधित कोई विधेयक है, किससे संबंधित? पैसा से संबंधित विधेयक है, ये लोकसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा में पारित हो गया। तो इसमें होता क्या है, यहाँ से जाएगा राज्यसभा को, लेकिन राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ 14 दिन तक डिले कर सकता है, मतलब 14 दिन इसे लेट कर सकती है। और इसके बाद यदि 14 दिन में ये कुछ सुझाव देती है, मतलब ये क्या कर सकती है, सुझाव दे सकती है। और सुझाव के लिए जरूरी नहीं है कि लोकसभा इस सुझाव को माने, चाहे तो मान सकती है और चाहे तो ना माने, ठीक है। और 14 दिन के बाद इसे पैसा से संबंधित जो विधेयक होता है वो क्या हो जाता है, वो मान्य हो जाता है। मतलब यहाँ पर राज्यसभा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अब तीसरी चीज देख लेते हैं। तीसरी चीज क्या है जो लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा अधिकार संपन्न बनाती है? तो तीसरी चीज यह होती है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। यानी कि लोकसभा क्या कर सकती है, मंत्रिमंडल को भंग कर सकती है। ये सबसे बड़ा अधिकार है। प्रधानमंत्री जैसे ही विश्वास खो देगा, प्रधानमंत्री भी अलग हो जाएगा, पूरा मंत्रिमंडल ही अलग हो जाएगा। यह अधिकार राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। तो इससे आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि लोकसभा निम्न सदन होते हुए भी ज्यादा अधिकार प्राप्त है और राज्यसभा उच्च सदन होते हुए भी उसे उतने ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो प्रश्न था अपना कि आखिर ऐसा क्यों? तो जो लोकसभा होती है, लोकसभा पहले देख लेते हैं इसका चुनाव कैसे होता है। तो लोकसभा जो होती है ये प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, किसके द्वारा? प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा इसके लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। मतदान कौन करते हैं? 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक करते हैं। अब सीधी बात है, लोकतंत्र में शक्ति किसके पास है? शक्ति है जनता के पास। और जनता प्रत्यक्ष रूप से किसे चुनती है? लोकसभा के सदस्यों को। इसी कारण से लोकसभा में ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर यदि राज्यसभा को देखा जाए तो राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से, या कह सकते हैं शॉर्ट में परोक्ष रूप से इसके चुनाव होते हैं जो राज्यों के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर ये तो अपन को सिंपल सा फंडा समझ में आ गया कि क्यों ज्यादा अधिकार प्राप्त है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट जनता से होता है। अब देख लेते हैं जो संसद होती है वो किन किन चीजों से बनती है। तो संसद 3 चीजों से बनती है। एक होता है राष्ट्रपति और इसके अलावा 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो आप लोगों को इतना तो समझ में अब आ गया होगा कि लोकसभा क्या है, निम्न सदन, और राज्यसभा क्या है, उच्च सदन। नाम वैसे ही है जैसे राजकुमारी और घास की रोटी, और इधर हो जाएगा क्या, नयन सुख और पता चला
अंधे हैं। मतलब नाम तो है उच्च सदन, एक सिर्फ काम चलाऊ है, मतलब कॉमन चलता आ रहा है, बाकी ऐसा नहीं है। इसको आप उल्टा करके याद कर सकते हो। कारण तो आपको पता ही चल गया, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जनता से चुनाव होता है। अब एक और प्रश्न अक्सर उठता रहता है। प्रश्न यह है कि आखिर नेता बनने के लिए कोई योग्यता क्यों नहीं निर्धारित की जाती? योग्यता क्यों नहीं निर्धारित की जाती? मतलब शिक्षित होना क्यों जरूरी नहीं है? ठीक है, कलेक्टर बनना है तो निश्चित रूप से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपको किसी भी प्रकार की पढ़ाई होना जरूरी नहीं है। तो इसको भी समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो देखिए, लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत होते हैं। लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत होते हैं। आज बहुत सी चर्चाएं होती हैं कि जब पुलिस वाला दौड़ सकता है तो रक्षा मंत्री को क्यों उतना ज़्यादा दौड़ने वाला क्यों नहीं बनाया जाता? जब शिक्षक इतना पढ़ा लिखा होता है तो शिक्षा मंत्री क्यों पढ़ा लिखा नहीं देखा जाता? इस पर बड़ी बड़ी डिबेट होती है। लेकिन देखें वास्तविक कारण क्या है कि किस वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो देखें, सबसे पहले देखें, लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत होते हैं। लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत होते हैं, मतलब लोकतंत्र के सिद्धांतों को देखें। कौन सा सिद्धांत आड़े आ रहा था? क्या उस समय अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, बहुत से लोग थे, क्या उनके मन में यह प्रश्न नहीं आया होगा कि नेताओं को शिक्षित होना चाहिए? तो लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को थोड़ा सा देख लें। यही सिद्धांत आड़े आते हैं और जिस कारण से क्या होता है, सबसे पहले तो एक मत एक मोल, ये सबसे पहला सिद्धांत होता है। दूसरा निष्पक्ष चुनाव। और तीसरा जो सिद्धांत होता है, तीसरा सिद्धांत होता है दोस्तों, तीसरा सिद्धांत होता है कि सबको वोट देने का और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। अब देख लीजिए आप लोग, सबको वोट देने का अधिकार है और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। यदि योग्यता कर दी जाए कि बीए पास ही चुनाव लड़ पाएगा, तो आप बताइए भारत की लगभग 70% व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या होगा कि एक वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन लोकतंत्र है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, सभी वोट डाल सकते हैं और सभी चुनाव लड़ सकते हैं। अब तो एक तबके के साथ बहुत गलत हो जाएगा। तो इसीलिए भारत में दो प्रकार का सिस्टम रखा गया है। एक, जो नेता होते हैं उन्हें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है और वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इनको अच्छी तरह से सरकार चलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी मिलते हैं और प्रशासन और नेता मिलकर के देश की सरकार कहलाते हैं और वही सरकार को चलाते हैं। अब प्रश्न एक और उठता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनको नेताओं से कम अधिकार प्राप्त क्यों हैं? प्रशासनिक जो अधिकारी हैं इनको, एक नेताजी आ जाते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत ड्यूटी पर लगा दिया जाता है, मतलब एक मंत्री से कम अधिकार प्राप्त क्यों है? तो इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी पढ़ लिख कर बनते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि यह जनता के प्रति समर्पित ही हो। लेकिन जो मंत्री होते हैं, मंत्री क्या होते हैं? तो मंत्री जनता से चुनकर आते हैं। किससे चुनकर आते हैं? जनता से चुनकर आते हैं, मतलब ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इस कारण से इन्हें ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों की अपेक्षा मंत्रियों को ज़्यादा अधिकार क्यों प्राप्त होते हैं। चलिए आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।